नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर, ये शायद दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है तो आप समझ सकते हैं कि अब हम यानी कि ये जो मेरा लेक्चर है वो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पे है, जो कि क्लास 9th का ये चैप्टर है और क्लास 10th में भी ये चैप्टर है। तो अगर आप 9th क्लास में पॉलिनॉमियल कुछ पढ़े हुए हैं या कुछ का मतलब जितना सिलेबस में अगर आप उतना पढ़े हुए हैं तो आप क्लास 10th में आप जब जाएंगे तो पॉलिनॉमियल चैप्टर आपको वहाँ पे भी मिलेगा, तो वहाँ पे आपको वो आसान लगेगा। तो पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर को। क्या है पॉलिनॉमियल्स? हिंदी में बोलते हैं बहुपद है। बहुपद क्या है, ध्यान से देखिए। तो बहुपद पढ़ने के पहले एक छोटा सा टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक, या इसी चीज़ को अलजेब्राइक भी पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में बोलेंगे बीजीय, बीजीय व्यंजक कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, बीजीय व्यंजक। क्या होता है ये? तो दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे एक चीज़ होता है मैथमेटिकली ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, इधर से मात्रा हो गया, गणितीय संक्रिया। ये क्या होता है? तो गणितीय संक्रिया मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। ब्रैकेट और ब्रैकेट भी आता है। तो क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो आप लोग जानते हैं कि, या मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अलजेब्रा जिसको बोलते हैं बीजगणित, ये आप क्लास 6 से पढ़ते आते हैं। सबसे पहली बार आपको क्लास 6 में ये चीज़ मिलती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक होती है चर राशि जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल यानी कि जो वैरी करता रहता है, जो बदलता रहता है। एक होता है कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर। तो चर और अचर वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स हैं। एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी -1 आती है, कभी 0 आती है, कभी 5 आती है। फिक्स नहीं होती कि एक्स की ये वैल्यू आई, पर 2 ही रहता है, 3 ही रहता है, 4 ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तो बात करते हैं बीजीय व्यंजक की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्या होता है वो? तो जब किसी मतलब 2 या 2 से अधिक चर राशियां हों और कुछ अचर राशियां हों, यानी कि चर और अचर राशियों का एक ऐसा रिलेशन जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ रिलेट हुए होते हैं, तो उनसे जो मुझे प्राप्त होता है वो जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि चर राशि हो, अचर राशि हो, वो किसी मैथमेटिकली ऑपरेशंस यानी कि गणितीय संक्रिया के द्वारा रिलेट हुए हों, यानी कि जुड़ी हुई हों, तो उस रिलेशन को, उस रिलेशन के माध्यम से जो एक टर्म प्राप्त होता है, जो एक संख्या प्राप्त होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए एक अचर राशि है 3 और एक चर राशि है x, एक दूसरी चर राशि है y। तो आप देखिए यहाँ पे एक अचर, एक चर, एक चर, और ये दोनों प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो एक टर्म आता है इस टर्म को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। या आपको सिखाया गया है कि एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल के बीच अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन मानी जाती है। तो ये चर, ये अचर, ये अचर, ये चर, इनके बीच कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं है? तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ गए आप लोग? तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। अच्छा, यहीं पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि टर्म क्या होते हैं। टर्म को बोलते हैं पद। जैसे एक पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, जैसे मान लीजिए 2x + 4y + 8, तो कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है यहाँ पे। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि टर्म को बनाता है प्लस और माइनस,
इनटू टर्म को नहीं बनाता है, ये बात आप लोग नोट करिए रहिएगा। जैसे अगर मैं पूछता हूँ 3x कितने टर्म है, तो बहुत लोग कहते हैं कि एक 3 और दूसरा x 2 टर्म है। गलत है। कितने टर्म है? एक टर्म है, क्योंकि इनके बीच इनटू की साइन है। तो 3x सिर्फ एक पद है, एक टर्म है। कितना टर्म है? एक टर्म। तो टर्म को प्लस और माइनस बनाया गया। जैसे 4x प्लस 6, 4x प्लस 8x स्क्वायर। अब देखिए बीच में प्लस आ गया ना, तो प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के इधर दूसरा टर्म। तो एक टर्म है ये, एक टर्म ये, दो। टोटल कितने टर्म है यहाँ पे? 2 टर्म है यहाँ पे। समझ गए? टर्म को कौन बनाएगा? प्लस और माइनस। इनटू नहीं बनाता, याद रखे रहना इस बात को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी मैथमेटिकली या किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जब रिलेट करके लिख देते हैं, तो जो मुझे एक टर्म प्राप्त होता है या जो मुझे एक संख्या प्राप्त होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक या बीजीय पद भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। अब अलजेब्रा ये पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये पॉलिनोमियल का, ध्यान से सुनिए क्या है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मतलब पॉलिनोमियल्स क्या है, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आए हुए वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होती है। क्या होती है? एक होल नंबर होती है, यानी कि पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या बोला? बहुपद क्या है? अच्छे समझ लो, पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्रयुक्त वेरिएबल यानी कि चर राशि की घात या चर राशि या वेरिएबल की पावर, जिसको बोलते हैं घात, पावर या घात, एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। कहा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? बहुपद कहा जाएगा। इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट, इंक खत्म हो गई है। तो बहुपद क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय पद जिसमें प्रयुक्त वेरिएबल की जो पावर है, जो घात है, वो एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या है आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो चर है, वो कौन है भैया? चर आपका क्या है? x है। x ही तो चर है। तो इस चर राशि की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि एक होल नंबर है, उसको हम लोग बोलेंगे एक बहुपद है। अब यहाँ पे बात को समझिए आप लोग। ये जो होल नंबर है ना, होल नंबर जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी इसे बोला जाता है। और आप जानते हैं इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल नंबर, इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल नंबर, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक, भाई पूर्णांक प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 -1 2 3 -2 -4, पर वो पॉजिटिव वाले जो इंटीजर होंगे उनको होल नंबर बोला जाता है। तो होल नंबर को यानी कि 0 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ये आपके होते हैं होल नंबर। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि होल नंबर को आप इस तरीके से मत याद रखिए, उल्टा याद रख लीजिए। यानी कि होल नंबर वे नंबर होते हैं जो ना तो दशमलव में होते हैं,
ना तो माइनस में होते हैं, ना तो रूट में होते हैं, ना तो फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन में होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये हुआ फ्रैक्शन में होते हैं सेंस डेसिमल में नहीं। मतलब देखो फ्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक डेसिमल विद डेसिमल, दूसरा विदाउट डेसिमल। यानी कि एक फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसको सॉल्व करेंगे दशमलव में आ जाएगा, एक ऐसा होगा जो दशमलव में नहीं आएगा। जैसे 4/2, ये एक फ्रैक्शन तो है क्योंकि p/q के रूप में लिखा है, पर इसको जब आगे सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। तो ये विदाउट डेसिमल है। ये कैसा है? विदाउट डेसिमल। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो विदाउट डेसिमल हो। अब 3/4 एक फ्रैक्शन है, ये विदाउट डेसिमल थोड़ी ना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये दशमलव में ही आएगा। 0.4×7=28, 4×5=20, 0.7 लिखा है। तो होल नंबर को ऐसे याद कर लो कुछ। कैसे? होल नंबर को कुछ ऐसे, दूसरे शब्दों में बोलेंगे होल नंबर को। होल नंबर सिर्फ यहीं के लिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार से बोल दो। मतलब एक ऐसी संख्या ए नंबर, एक ऐसी संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो, यानी कि निगेटिव हो। कैसा? निगेटिव हो, जो ना तो निगेटिव हो, ना तो रूट में हो, ना तो किस में हो, ना तो रूट में हो, ना तो रूट में हो मतलब करड़ी में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो। भिन्न बोले तो दशमलव वाली, कौन सी? यहाँ पे दशमलव वाली, यहाँ पे लिख देंगे दशमलव वाली। डेसिमल वाला, विद डेसिमल, यानी कि विद डेसिमल से मेरा मतलब है ना तो निगेटिव हो, ना तो रूट में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो। अब क्या बचा? सब तो हो गया। ना तो रूट में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब क्या करेंगे? बहुपद की डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना तो ऋणात्मक हो, यानी कि निगेटिव हो, यानी कि माइनस में हो। यहाँ पर लिख दे रहा ना तो कायदे से लिख देते हैं, ना तो। अब क्या ना तो ऋणात्मक हो, ना तो भिन्न में हो। भिन्न मतलब दशमलव वाली, ना तो रूट में हो। रूट का मतलब ऐसे जो आ जाता है, ना तो यहाँ पे ना तो एक बार लिखा हूँ और ब्रैकेट में सब कुछ यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ना तो ये हो, ना तो भिन्न में हो, ना तो रूट में हो। और क्या बच गया यार? एक चीज़ और कुछ है जो ख्याल नहीं आ रही है। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। उसे, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, उसे बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। उसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो, होल नंबर हो, ना तो निगेटिव हो, ना तो रूट में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो। ठीक। तो नोट कर लीजिए इतना आप लोग। ये है बहुपद की डेफिनेशन और ये है एग्जाम्पल बहुपद की।
ये है एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, बहुपद के और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4x² प्लस 8x की 6 घात प्लस 12x की 5 घात एक बहुपद है। और मुझे हर जगह चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक जगह देख लिए नहीं है तो सब काम हो गया, नहीं। यहाँ पे x की पावर 2 पॉजिटिव होल नंबर, ना तो फ्रैक्शन में, ना तो रूट में है, ना तो निगेटिव है, और ना तो दशमलव में है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ पे एक चीज़ वही छूट रहा था जो मुझे याद नहीं आ रहा, ना तो दशमलव में हो, दशमलव में हो, ना तो दशमलव में हो, यानी कि ना तो यहाँ पे लिख देंगे ना तो दशमलव में, यानी कि नाइदर डेसिमल। तो देखिए ना तो दशमलव में है, ना तो रूट में है, ना तो माइनस में है, ना तो फ्रैक्शन में है, तो एक बहुपद है। एक क्या है? एक बहुपद है। याद रहे ये बात, आप ये पॉलिनोमियल से याद रहे ये बात। हमने किसकी बात की? कि वेरिएबल की पावर की बात की हमने, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ये है, √2 x की 4 घात प्लस 8x²। ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप लोग देखिए बहुपद है कि नहीं, बताइए ज़रा। ये बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद है ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट आया है वो कांस्टेंट पे आया है। तो कांस्टेंट पे रूट आया है, उसको देख के घबरा मत जाना, मुझे वेरिएबल पे देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। किसको देखना है? वेरिएबल की पावर। तो ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। एक और एग्जांपल लेते हैं, √x प्लस 4x²। ये बहुपद है? तो आंसर होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद की पावर, अभी तो पावर यहाँ पे सही है, पर यहाँ देखो पावर के रूप में। आप जानते हैं कि रूट में अगर कोई चीज़ होती है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो उसको पावर में लिखते हैं तो 1/2 कर देते हैं, यानी कि इस चीज़ को लिख देंगे x की पावर 1/2 प्लस 4x²। अब यहाँ पे देखिए पावर फ्रैक्शन आ गई, और वो भी ऐसी फ्रैक्शन आई है जिसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल बन जाता है। तो डेसिमल में कतई नहीं बनना चाहिए, फ्रैक्शन आए चलेगा पर विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन होना चाहिए, डेसिमल में आने वाली फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बोलिए आप लोग समझ में आ रहा? तो ये है बहुपद की डेफिनेशन। तो हमने बहुपद की डेफिनेशन को अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा कि बहुपद की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि बहुपद के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि बहुपद की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको बहुपद की परिभाषा को समझा पाएँ। तो कुछ इस प्रकार से जो बोर्ड पे लिखे हैं आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए, वीडियो को रोक लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, नोट करिए आप लोग इस चीज़ को, ठीक? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बहुपद हमने पढ़ लिया, देखा यहाँ पे, मिटा देते हैं इस चीज़ को, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब हम बहुपद को पढ़ लेते हैं, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं और आप लोग बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस √8x, ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, यहाँ पे x की पावर होल नंबर चलेगा, यहाँ पे भी 1 है, चल जाएगा। भाई यहीं पे गड़बड़ है। देखिए 3x² प्लस 4x प्लस, अब ये √8x का मतलब होगा रूट में x इंटू रूट में x, रूट में 8 इंटू रूट में x, रूट में 8 तो चलो कांस्टेंट चल जाएगा, पर इसको पावर के फॉर्म में बनाइए, x की पावर 1/2 बन जाएगी, जो कि मान्य नहीं है बहुपद के अंदर, इनवैलिड है। यही तो मैटर ख़राब कर रहा है। तो इसका मतलब है इसको √8 लिखिए इंटू x की पावर 1/2 लिखिए। यहाँ पे जो है गड़बड़ है मामला, यहाँ पे मामला क्या है? मामला खराब है। इसी की वजह से यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, बहुपद नहीं है, ठीक? तो इस तरीके से आपको देखना, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर पे फोकस करनी है, कांस्टेंट की पावर क्या बन रही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक? अब बहुपद की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि बहुपद को दिखाते किससे हैं। तो
तो आपने देखा कि बहुपद में वेरिएबल आता है, बहुपद में क्या आता है, वेरिएबल आता है। तो बहुपद में जो वेरिएबल आएगा, जो पॉलिनोमियल्स आएगा, और याद रखिए एक बात आप याद रखे रहिएगा, तो यहाँ पे जो बहुपद हम पढ़ेंगे वो एक चर वाला बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, और बहुपद को दिखाते कैसे हैं, जैसे 2x² + 4x + 8, तो एक ही वेरिएबल है, ध्यान से देखिए, एक सिर्फ एक वेरिएबल, इसमें एक ही तो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल x है। ठीक, अब बहुपद को दिखाते कहते हैं, बहुपद को दिखाने का तरीका है, बहुपद को px या py या pz या pt ऐसे करके बहुपद को दिखाते हैं, के द्वारा दिखाते हैं। तो p ब्रैकेट में x, पॉलिनोमियल इन x, इसको क्या पढ़ेंगे, px को पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x, py को पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन y। इस तरीके से दिखाते हैं। तो जो वेरिएबल होगा, जिसमें वेरिएबल होगा उस प्रकार से लिख देंगे। जैसे कोई बहुपद है, मान लो t² + 8t + 18t⁴, तो ये जो बहुपद है इसमें जो वेरिएबल है t है, इसमें जो चर राशि वो क्या t है। तो इस बहुपद को कैसे लिखेंगे, किसके द्वारा दिखाएंगे, तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ t, पॉलिनोमियल इन t। तो यानी कि इसको लिखेंगे pt = t² + 8t + 18t का क्या, होल स्क्वायर। इस तरीके से पॉलिनोमियल को हम दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस पॉलिनोमियल को कैसे दिखाएंगे, तो इस पॉलिनोमियल को x दिखाएंगे, पॉलिनोमियल इन x दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x में लिखा गया है। तो पॉलिनोमियल को लिखते हैं, किसी एक चीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो p और समथिंग ब्रैकेट में आएगा, तो जिस वेरिएबल में होगा वही ब्रैकेट में आएगा। अब ये बहुपद को कैसे दिखाते हैं ये भी आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात आती है, जब हमने ये पढ़ लिया कि बहुपद को दिखाते कैसे हैं, अब उसके बाद बात आती है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार को पढ़ने के पहले भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक, यानी कि बहुपद में आए हुए चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है, वही बहुपद की डिग्री कहलाएगी। क्या बोला हमने कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि दिए गए बहुपद में आए हुए चर राशि की सबसे बड़ी घात यानी कि पावर, सबसे बड़ी घात या पावर बहुपद की घात, इसी को कोटि भी कहा जाता है। घात को क्या बोलते हैं, कोटि होती है। ठीक,
तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री। ये क्या होगा? डिग्री। तो यानी कि बहुपद में जो चर राशि यानी कि पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए 2x² प्लस 8x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6। तो सबसे पहली बात, इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x यानी कि px 2x² प्लस 8x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6। तो जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? सबसे बड़ी घात यानी कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर 6 है, तो यही है डिग्री। यही क्या है? डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तो कौन है? 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो किसके बराबर है? वो 6 के बराबर है। तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की। सबको समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक, चलिए ये हो गया। ये हो गया, सबको समझ में आ रहा है ये? चलिए ठीक है। अब एक होता है कोफिशिएंट, गुणांक। गुणांक की बात करते हैं। गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट। ये सब छोटी छोटी चीज़ हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, आगे अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, 11 12 में जाते हैं, 10th में जाते हैं, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पता हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। पर यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो आगे चल के बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक क्या होता है? सबसे पहली बात, गुणांक होता किसका है? गुणांक होता किसका है? भाई मेरे पास दो ही क्वांटिटी हैं, एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट, एक चर दूसरा अचर। होता किसका है? तो गुणांक किसका होता है? तो यहाँ पे लिख देंगे गुणांक मतलब कोफिशिएंट वेरिएबल का होता है। किसका होगा? हमेशा वेरिएबल का होता है। किसका होता है? यानी कि चर राशि का होता है, यानी कि x का होगा, y का होगा, z का होगा। और होता कौन है? होता किसका है? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, होता किसका है? होता कौन है? होता कौन है? होता किसका है? पता चल गया किसका होता है? वेरिएबल का होता है। होता कौन है? होता कौन है? तो ये कांस्टेंट होता है। कौन होता है? कांस्टेंट, यानी कि जो अचर राशि है ये होता है अचर राशि। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। समझे? जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, 5x², तो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल का गुणांक होगा, चर राशि का गुणांक, यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक होगा और वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि गुणांक होता कौन है? गुणांक एक कांस्टेंट होगा जो। तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आया है और वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, वो उसका गुणांक होगा। याद रख रखना, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो x² का गुणांक कितना हो गया? 5। यानी कि वेरिएबल के साथ आए हुए कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ आया हुआ ऐसा कांस्टेंट जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन की साइन में है, वो जो कांस्टेंट होगा वो गुणांक कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब पता लगा, ऐसे लिख दिए 5 + x², और आप पूछे कि x² का गुणांक कितना है, तो आप देख के 5 बता दे रहे हैं। आपने कहा 5 है, तो ये गलत है, ये 5 नहीं है। यहाँ पे x² के साथ किसका गुणा हुआ है? तो x² के साथ जब किसी का गुणा नहीं होगा तो 1 का गुणा होगा। तो x² का गुणांक यहाँ पे किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस बात को याद रख लेना, जब किसी का गुणा नहीं होगा तो 1 के बराबर होगा। और देखो गुणांक के बारे में, और देखो, जैसे मैं पूछता हूँ 5x की 3 घात, 8x की 4 घात, 9x में
में यक्स का गुणांक बताइए। यक्स का गुणांक कितना है? 9 है। एक बात और, गुणांक को साइन के साथ बताना है, साइन के साथ, चिन्ह के साथ बताना है। अगर प्लस है तो प्लस में बताएंगे, माइनस है तो माइनस में बताएंगे। तो यक्स का जो गुणांक है वो +9 है, यानी कि -9 है, यानी कि +9 है, +9 है। क्या है? +9 है। चिन्ह के साथ जरूर बताना, +9 है। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो आपको गुणांक कौन होते हैं? गुणांक कांस्टेंट होते हैं। किसका होता है? वेरिएबल का होता है। कब माना जाएगा? जब उसके साथ इनटू में होगा। कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। साइन के साथ बताना हमेशा, अगर साइन प्लस है तो प्लस की, माइनस है तो माइनस में बताना होगा। ठीक, नोट कर लेंगे होंगे आप लोग इसको। अब जैसे और मान लीजिए हम करते हैं, देते हैं आप लोग, जैसे हमने आपसे कह दिया कि 3x² - 4x की 4 घात माइनस में 5x² में, अब ये पॉलिनॉमियल इन x है इसलिए इसको px के द्वारा लिखा जाएगा, में x² का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x², x की पावर 4 का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x का गुणांक, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x² का गुणांक हमने बोला ना, प्लस के साइन, प्लस में 3, साइन के साथ बोलो और साइन के साथ समझो। x की पावर 4 का गुणांक -4। देखिए x की पावर 4 के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 4 के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो गुणांक होगा, वो कॉफिशिएंट होगा। अब पता लगा x की पावर 4 के साथ कोई वेरिएबल ही मल्टीप्लाई है तो वो आप उसको कॉफिशिएंट बोल देना तो गलत है। ये कांस्टेंट होता है हमेशा, जो कॉफिशिएंट होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो -4 है और इसका कितना हो जाएगा? -5। देखिए इसके साथ ये गुणा में है, तो इस तरीके से हम गुणांक को निकाल लेते हैं, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। इस तरीके से ये होता है। तो आप लोगों ने कॉफिशिएंट को देखा। ठीक, और भी चीज़ें बताते हैं हम। अब बात करते हैं हम गुणांक के बाद, आपने डिग्री पढ़ लिया, गुणांक पढ़ लिया। अब जो है बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अब क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद के प्रकार। अब टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को बताने के लिए हम 2 प्रकार से बताते हैं बहुपद का, यानी कि 2 तरीके होते हैं हम किसी भी पॉलिनॉमियल के टाइप को बताने के। जैसे त्रिभुज के प्रकार को बताने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं, 2 तरीके होते हैं। आप बोलते हैं कि भुजाओं के आधार पे भी अलग होता है, 3 प्रकार का होता है, और कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से पॉलिनॉमियल के टाइप को भी हम 2 प्रकार से बताते हैं। तो 2 प्रकार से बताते हैं। कितने प्रकार से बताएंगे? 2 प्रकार से बताते हैं। सबसे पहले है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, और दूसरा होता है घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बारे में आपने पढ़ा ना, उसी के आधार पे बताते हैं। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होता है वो कौन कौन होता है? देखो ध्यान से। पदों के आधार पे सबसे पहला है एक पदी बहुपद, जिसको बोलते हैं मोनोमियल।
क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विपदी, क्या, द्विपदी, जिसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। तीसरा है त्रिपदी, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब इधर चले जाते हैं, घातों के आधार पे कौन कौन है, तो घातों के आधार पे है सबसे पहले शून्य बहुपद, शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद है द्विघातीय बहुपद, कैसा बहुपद, द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक और है, त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे घातों के आधार पे ऐसे आते रहते हैं, तो ज़्यादातर हमें यही चतुर्थ घातीय यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ना होता है। बाकी घातों के आधार पे भी ऐसे चलते रहते हैं और पदों के